हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 2 जो कि शुद्ध गतिकी है उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे गति का जो समीकरण होता है उसको गणितीय विधि से हम उसका निगमन करेंगे और फिर विशेष सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला जानेंगे। फिर हम देखेंगे वाहनों की अवरोधन दूरी और प्रतिक्रिया का एक एक करके हम जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है गणितीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना। गणितीय विधि का मतलब यहाँ पर हम कलन शास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन को मिलाकर कलन कहा जाता है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि गणित में हम जो अवकलन और समाकलन है वो किस प्रकार से समीकरणों को हल करने में हमारा मदद करता है। तो देखिए, हम कलन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। कलन विधि का इसको हम क्या कहते हैं? अवकलन और समाकलन। समाकलन प्लस अवकलन मिलाकर क्या होता है? कलन होता है। देखिए, तो प्रथम समीकरण देखिए, प्रथम समीकरण आपको पता है कि गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT। 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया होगा कि प्रथम समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस AT होता है। इसे हम वेग समय संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग समय संबंध। तो हमको पता है कि यहाँ देखिए त्वरण है, वेग समय संबंध में यहाँ त्वरण शामिल है। तो त्वरण क्या होता है? देखिए, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, इसे हम प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखें, हमको पता है, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है। यहां देखिए, त्वरण a बराबर होता है dv/dt। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। तो a बराबर dv/dt हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं, dv = a dt लिख सकते हैं। ठीक है, dv = जैसे ये इसमें गुणा कर लिया और इसको हमने राइट में लिख दिया, लेफ्ट में लिख दिया, सॉरी राइट में लिख देंगे और ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा। अब हम उचित सीमा के अंतर्गत इसका समाकलन करेंगे। उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर देखिए, जब भी हम गति का जिक्र कर रहे होते हैं तो मान लेते हैं कि पिंड का प्रारंभिक वेग u और उसमें उत्पन्न त्वरण a और इतने समय में उसने कितना वेग अर्जित कर लिया? v। तो प्रारंभिक वेग जो है u है, अंतिम वेग v है और त्वरण क्या है? a है और समय कितना लिया है? t। तो उचित सीमा का क्या मतलब है? ये वेग है, तो वेग का प्रारंभिक और अंतिम देखेंगे तो u से v हो जाएगा और ये हो जाएगा dv। ये सीमा है, उचित सीमा, यानी प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। उसके बाद से a हमारा नियत त्वरण होता है, कांस्टेंट हो जाएगा 0 से t और ये हो जाएगा dt। अब इसमें क्या है? इसमें 0 से t का मतलब शुरू में t बराबर 0। मान लीजिए उसने t समय तक अगर गति किया है तो पहला वेग उसका 0, पहला समय 0 और बाद वाला क्या? t। अब हम इसका समाकलन, आपको पता होगा कि मैंने ऐसे बताया था, dx हो तो x हो जाता है, अगर dt हो तो t हो जाता है, अगर dv हो तो v हो जाता है। समाकलन d के बाद जो भी होता है वही यहाँ पर क्या है? मिलता है। तो d के बाद क्या है? v है, तो v हमारा रिजल्ट हो जाएगा। समाकलन में आपको बताया गया था कि ये लिमिट है। ये क्या है? लिमिट है। ये लोअर है और ये अपर है, तो a हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा t, 0 से t हो जाएगा। अब देखिए, अपर लिमिट v की जगह पर v रखेंगे और v की जगह पर u रखेंगे। तो v की जगह पर v रखेंगे, नो चेंजिंग, v की जगह पर u रखेंगे तो u हो जाएगा। आपको बताया भी गया था कि अपर लिमिट प्लस पर होता है और लोअर लिमिट माइनस पर। दिस इज इक्वल टू a और t माइनस क्या है? 0। तो देखिए v माइनस u बराबर कितना है? 80
ये माइनस अगर बराबर इधर चला जाए तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एटी। ये v बराबर क्या होगा, u प्लस एटी। तो ये हमारा प्रथम समीकरण दिख रहा है। तो देखिए गणित किस तरह से हमारा हेल्प करता है समीकरणों को समझाने में या समीकरणों को प्राप्त करने में। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब देखिए हम दूसरे इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दूसरे समीकरण को हम प्राप्त करें। यहाँ पर देखिए द्वितीय समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है देखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। द्वितीय समीकरण s बराबर क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। देखें फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने देखा कि वेग परिवर्तन का दौर त्वरण हुआ और विस्थापन परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये v बराबर क्या होता है, ds अपान dt। क्या होता है, v बराबर ds अपान dt। यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dt। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये हमारा इतना मिल जाएगा। अब हम चाहें तो ds इक्वल टू लिख सकते हैं, v के जगह पर हम लिख सकते हैं u प्लस एटी और फिर से लिख सकते हैं dt। हमको पता है कि v बराबर अभी अभी हमने प्रूफ किया है u प्लस एटी। तो देखिए v के जगह पर u प्लस एटी रख दिया गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ds बराबर मिलेगा u dt प्लस एटी और dt। अब क्या है ये, ध्यान से देखिए। फिर हम यहाँ पर उचित सीमा के अंतर्गत इसका समाकलन करेंगे। उचित सीमाओं के अंतर्गत समाकलन करने पर अब उचित सीमा क्या है, दूरी का उचित सीमा 0 से यस हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ नहीं चला था 0 और फिर उसने यस दूरी तय किया। t का हमें पता है 0 से t और फिर t का हमें पता है 0 से t। तो देखिए ये हो जाएगा 0 से यस ds। फिर से आइए यहाँ पर u और लिख सकते हैं 0 से यस और 0 से यस नहीं 0 से t u और dt। उसके बाद से प्लस 0 से t एटी dt। समझना क्या है, मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि जब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होता है इस तरह से इसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी बाहर चला जाएगा और इस पर ऑपरेट करेंगे। तो ये u बाहर निकलेगा, यहाँ से a बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से यस ds इक्वल 0 से u बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा dt प्लस यहाँ a बाहर निकल जाएगा 0 से t, ये t है, हो जाएगा कितना t dt। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम समाकलन करते हैं तो ds का क्या हो जाएगा, यस, ds का यस हो गया। उसके बाद से u बाहर है, t का देखिए dt का t हो जाएगा 0 से t हो जाएगा, a है t का देखना है। यहाँ पर आपको बताया गया था कि x dx का जो समाकलन होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, t स्क्वायर बाई 2 0 से क्या t। तो ये हमको मिला इतना। अब देखिए लिमिट हम पुट करेंगे तो यस के जगह पर यस रखेंगे, यस हो जाएगा, और 0 के जगह पर यस के जगह पर 0 तो 0। ये u t की जगह पर t रखेंगे और फिर 0 हो जाएगा।
प्लस टी के जगह पर टी तो टी और जीरो के जगह टी के जगह पर जीरो तो जीरो, यानी ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो। इसमें मिला यस, ये मिला यू टी और ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है। ध्यान से देखिए, गति का दूसरा समीकरण जो कि मैथमेटिकली यहाँ पर हम लोगों ने डिराइव किया। अब अपना तीसरा इक्वेशन देख लें। थर्ड इक्वेशन को देखें, तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या है? देखिए, तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 2a यस। ये हमारा तीसरा इक्वेशन। तो फिर से हमको देखिए, इसका प्रूफ हम कर रहे हैं। लिखेंगे we know that आप देखें a इक्वल टू वंस अगेन हम dv अपान dt लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखो a है और v है, त्वरण और वेग इसमें भी है, इसलिए हमने a बराबर dv और dt किया। अब हम इसको संशोधित करेंगे। देखिए dv अपान ऐसे कर लें टीवी। अब देखिए ds से भाग दिया गया और ds से गुणा कर दिया गया, बाकी dv और dt अपने प्लेस पर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हो जाएगा dv अपान ds, और यहाँ पर ds अपान dt को हम v मानते हैं, यहाँ लिख देंगे कि v बराबर होता है ds अपान dt। ये होता है, हमको पता है। तो देखिए ये हो गया v dv अपान में क्या ds इंटू ए। अब हम इसको लिखना चाहें तो v dv बराबर क्या हो जाएगा a और ds हो जाएगा। फिर हम उचित सीमा के अंतर्गत इसका समाकलन कर देंगे। उचित सीमा में ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो देखिए वेग की सीमा क्या हो जाएगी, u से v हो जाएगा v dv, और दूरी की सीमा क्या हो जाएगी, 0 से s हो जाएगा ds। a कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर निकाल लिया गया। b का समाकलन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे u से v और a, और आपको पता है s ds का समाकलन 0 से s हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए कि x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग v स्क्वायर बाई 2 किया गया। अब इसके जगह पर v रखते हैं तो v स्क्वायर बाई 2, इसके जगह पर u रखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इक्वल टू as। एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू हो जाएगा as। अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2as। ये माइनस अगर हम बराबर उधर कर दें तो देखेंगे आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। ये हमारा है गति का तृतीय समीकरण, जो कि मैथमेटिकली प्रूफ हुआ है। ऐसे देख लेंगे। अब देखिए हम देखेंगे विशेष सेकंड में चली गई दूरी। विशेष सेकंड में चली गई दूरी तो क्या फार्मूला होता है, विशेष सेकंड में चली गई दूरी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई पिंड मान लीजिए 10 सेकंड में क्या किया, 10 सेकंड में मान लीजिए कि 20 मीटर चला, और 11 सेकंड में क्या हुआ, 11 सेकंड में उसने मान लीजिए कि 22 मीटर चला।
तो पता करना है कि ये देखिए इसके बीच में 11वें सेकेंड में, अगर ऐसे कहा जाए कि 11वें सेकेंड में कितना दूर चला, 11वें सेकेंड में चली गई दूरी अगर बतानी हो, चली गई दूरी तो क्या होता है, तब इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 22 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 2। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों को पता करना है कि विशेष सेकेंड में चली गई दूरी का क्या फार्मूला होता है। तो देखेंगे आप, देखिए t सेकेंड में चली गई दूरी, t सेकेंड में चली गई दूरी क्या होता है, यस टी है, यस सी टी से एस 1 से डिनोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम लिखेंगे t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो ये क्या हो जाएगा s2 मान लीजिए, t की जगह पर क्या करेंगे t माइनस 1 रख देंगे, a और t माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले हम, ut माइनस u प्लस हाफ a t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ठीक है। और कर लें इसको हाफ सॉल्व, ut माइनस u प्लस हाफ a t स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस a t। आप इसका गुणा करा दोगे इसमें तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए, अतः लिखेंगे टीवी सेकंड में चली गई दूरी, सेकंड में चली गई दूरी, उसको हम डिनोट करेंगे एस टी से, जो कि S2 S1 माइनस S2 होगा। तो देखिए S1 का मान यहाँ पर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें माइनस हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ut, और ये हो जाएगा प्लस में u, फिर ये हो जाएगा माइनस में हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस में हाफ a, और ये प्लस में हो जाएगा ए टी। इसमें माइनस लगा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और ये माइनस था तो प्लस। तो देखिए ut से ut कैंसिल, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारे पास बचा है वो u बचा है, और बचा है माइनस में 1/2a, और बचा है प्लस में ए टी, ठीक है। तो क्या करें हम, u और माइनस में 1/2 और a निकाल लें, अगर आप 1/2a तो कितना बचेगा, यहाँ से सब निकल जाएगा तो कितना बचेगा। इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिख लें तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको ऐसे लिख लें u प्लस ए टी माइनस 1/2a, इस तरह से लिख लें। और देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो चाहे तो हम दो को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो एस टी बराबर हो जाएगा u प्लस इसमें हम क्या करेंगे, हाफ और a को बाहर निकाल देंगे तो मिलेगा 2t माइनस 1। ये हमारा रिजल्ट विशेष सेकंड में या टीवी सेकंड में चली गई दूरी का ये फार्मूला होता है। इसको बढ़िया से देख लेंगे। अब ये देखो वाहनों की अवरोधन दूरी क्या होती है। वाहनों की अवरोधन दूरी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले वाहनों द्वारा चली गई दूरी
वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले वाहनों द्वारा चली गई दूरी वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाती है। जब भी कोई वाहन चल रहा होता है तो ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाते ही गाड़ी थोड़ी रुक जाती है। ब्रेक लगाने के बाद कुछ दूर उसको चलाना होता है। अगर तुरंत ब्रेक लगा दिया जाए तो वो पलट सकता है, इसलिए ऐसा ब्रेक लगाया जाता है कि वो कुछ दूरी तक जा सके। तो ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले वाहनों द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाता है? वाहनों की अवरोधन दूरी कहलाता है। जैसे देखिए, अगर हम इसका सूत्र निकालें सूत्र तो क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as होता है। ये होता है गति का तृतीय समीकरण। अगर मान लें अंतिम वेग 0 हो, देखिए यदि v बराबर 0, क्योंकि रुक जाएगा, अंतिम में क्या होगा? वो रुक जाएगा। और मान लीजिए कि u वेग से चल रहा था, तो देखिए यहाँ पर 0 बराबर हो जाएगा u²। और ब्रेक का मतलब होता है, चलिए प्लस ही लगा लेते हैं ये। अब u² बराबर आपको माइनस में 2 ऐसे लिख लें, 2as इक्वल टू माइनस में u² या s बराबर हो जाएगा माइनस u² बाई 2a। आप इसको देखें, जब ब्रेक लगाते हैं तो त्वरण की जगह पर मंदन हो जाता है, तो अगर मंदन लगा लेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ब्रेक लगाने के बाद पिंड कितनी दूरी चलेगा, ये डिपेंड करता है उसके प्रारंभिक वेग पर कि कितना तेज वो वाहन चल रहा है। अब बहुत तेज अगर आप हैं तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ज़्यादा दूर जाकर रुकेगी। अगर आप स्लो स्पीड में हैं तो ब्रेक लगाने के बाद वो कम ही दूरी पर जाकर रुक जाएगी। तो ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले जो वाहन होते हैं जितना दूर चलते हैं उसी को वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं। और ये फार्मूला है वाहनों की अवरोधन दूरी का। निगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि ब्रेक लगाते हैं तो त्वरण मंदन में बदल जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, प्रतिक्रिया काल। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। क्या होता है प्रतिक्रिया काल, यहीं से देख लीजिए, यही हम इसको बता देते हैं, ध्यान से देखेंगे। प्रतिक्रिया काल क्या होता है? कुछ भी घटना घटित होती है तो घटना घटने के बाद उसको देखा जाता है और देखने के बाद से सोचा जाता है और सोच करके कोई निर्णय निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया में जितना समय लगता है उसी को कहा जाता है प्रतिक्रिया काल। क्या समझे? कोई घटना घटित हो गई, आप उसको देखेंगे, सोचेंगे और सोच करके कोई निर्णय निकालेंगे। इतने समय में जितना समय लगता है उसी को कहते हैं प्रतिक्रिया काल। यानी किसी घटना के घट जाने के बाद उसको हल करने के लिए सोचने में जितना समय आप लगाते हैं वही कहलाता है प्रतिक्रिया काल। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स।